let's begin with our today's topic. That is what syntax to create object. That is what our topic is. So what is that one, sir? Let me open it up. Yes. So syntax to create object, what does it mean? See, in my previous session as well, and until now you might have seen that I am used to create few classes. I'm used to create few classes, right? And then after that, I used to create that one object of a particular class to the another class. Like in our yesterday's session, the moment I was discussing about mutator method and accessor method. So during that time, what I was doing, I was like I had created one object of user class. User small u is equal to new user constructor मैंने लिखा हुआ था. तो उससे क्या हुआ था, एक स्मॉल यू आपको मिला था जिसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कंटेन हो रहा था. And with the help of that small u, we were used to call our mutator methods, and we were used to call our accessor methods as well, right? So हम लोग ये टास्क परफॉर्म कर रहे थे कि नहीं. तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट कैसे बनता है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीका क्या है और ऑब्जेक्ट कितनी चीज़ों को कंटेन करता है. सो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड करनी होती हैं. ओके, तो जस्ट उसी के इमीडिएट आगे मैं नया अपना टॉपिक सर क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है, what is that topic is. So try to focus. See, till now we have covered our variable argument method, right? Now let's start, sir. Let's start. So that is what syntax to create object, right? ये हमारा बिल्कुल इंटायरली न्यू टॉपिक है जो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखते हैं सर ये कैसे वर्क करता है. Sorry. Okay, so see, there will be a like a bit of theory section, then I will completely move towards our program section. ठीक है, so ध्यान से देखिएगा. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, व्हाट इज़ द सिंटैक्स, कैसे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं. तो ज़रा सिंटैक्स देखिए कैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जिस भी पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो हम लिखते हैं उस क्लास का नेम. देन उस क्लास का नेम लिखने के बाद हम लोग प्रोवाइड करते हैं रेफरेंस वेरिएबल. सो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल, राइट. रेफरेंस वेरिएबल हम लोग प्रोवाइड करते हैं और रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. देन आफ्टर immediately we will write it that equal, and after this equal we will use to write that new, and after that new हम लिखते हैं क्लास नेम. और इस क्लास नेम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी लाइक पैरामीटर लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं. सो वो आपका पैरामीटर लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है. ठीक है, दिस वन लाइक पैरामीटर लिस्ट हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ. यू नो व्हाट, ये जो पर्टिकुलर आपने जो भी लिख रखा है, ठीक है, ये जो आपने लिख रखा है, ये तो आपका इस पर
ठीक है, ये तो आपका सिंटैक्स अवेलेबल है ही, लेकिन इस पर्टिकुलर सिंटैक्स में ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, जो लिखा हुआ है क्लास नेम पैरामीटर लिस्ट, क्लियर, ये जो लिखा हुआ है क्लास नेम पैरामीटर लिस्ट, एक्चुअली इसको जानते हैं हम लोग किस नेम से हम लोग रेफ़र करते हैं, किस नेम से हम लोग रेफ़र करते हैं इसको, सी फोकस, इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है, कंस्ट्रक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। सर कंस्ट्रक्टर का मतलब याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी भी पर्टिकुलर क्लास नेम के आगे पैरेंथेसिस अगर लगे हुए हों तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। आगे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, देन धीरे से हम लोग इसको समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या क्या काम करता है। वो आपका एक एंटायरली न्यू टॉपिक है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। अभी जस्ट इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा तब हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में समझेंगे। ओके, नाउ सी फोकस हियर। सो द main requirement to create objects in Java application is, सर ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती है, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। तो सर बिल्कुल ज़रूरत है, और वो क्या ज़रूरत है, ये दो चीज़ें, दो पॉइंट आपको याद रखने होंगे सभी लोगों को, ठीक है। की पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास ये होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट बनाते ही क्यों हैं, हम क्लास बनाते ही क्यों, हम लोग तो बोल देते हैं दैट क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। सो इस तरीके से हम लोग चीज़ें मेंशन करते हैं कि नहीं करते, लेकिन जब हम प्रोग्राम करना चालू करते हैं तो हम क्यों ऑब्जेक्ट बनाएं, ये बात आपके दिमाग में आती होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है, या बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे समझ में ही नहीं आता कि हम कोई भी प्रोग्राम कहाँ से शुरू करते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं, ये जो एलिमेंट लिखे यही क्यों लिखे, ऐसे इस टाइप के ढेरों क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि नहीं सर, हाँ जी, इस तरीके से कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, राइट। सो सी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं। सी वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट टू स्टोर द entities data temporarily in Java applications, to access the members of entity class, यू नो, आपने अगर कोई भी किसी भी क्लास का आप अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुआ करती थी उस क्लास के अंदर, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा का सारा डेटा टेम्परेरी बेसिस पर किस में अवेलेबल हो जाता है सर, वो आपका जाकर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है। जो जितना भी लाइक एंटिटी क्लासेस आपकी अवेलेबल होती हैं, उन एंटिटी क्लासेस को अगर हम इन फ्यूचर एक्सेस करना चाहते हैं तो उनको हम लोग कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, फ्रॉम ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, क्लियर और नॉट। सो ये दो पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कभी भी कोई पूछे व्हाई डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, सो यू कैन सिंपली रेस्पॉन्ड दैट टू स्टोर द डेटा ओनली, राइट और नॉट सर, एवरीवन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। Right, now we are taking one example. Try to focus on that particular example, then we will continue. So example is suppose I'm going to create one class. So what is that class? Suppose I have taken here the class A. I have taken class A, okay. Now inside this class
okay, inside this class, see, one variable we have provided here, like for example I have written here integer, like integer I is equal to 10. ये हमने क्या किया? तो इस लाइन का मतलब क्या है? हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, और उसके अंदर एक वैल्यू को असाइन किया हुआ है. व्हाट इज़ दैट वैल्यू? दैट वैल्यू इज 10, राइट. नाउ आफ्टर दिस वन अगेन वी हैव डिक्लेयर्ड वन वेरिएबल, but this variable belongs to char type. This variable belongs to char type. So हमने लिखा simply char small c semicolon, char small c. See, we have declared the variable, but we have not assigned any value to this char of c. Now similarly, I have provided here that float f and semicolon we have provided. Now again we have declared one more variable, but in this case as well we have not assigned any value to it, right. Now after this one again I'm going to create one more thing here. See, I have written here a constructor. Yes, I have already told you, अगर हम किसी भी क्लास नेम के आगे पैरेंथेसिस अगर लगा देते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, राइट. और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा हूँ. मैंने लिखा हुआ है स्मॉल सी इज़ इक्वल टू और इसके अंदर मैंने सपोज डी लिख दिया हुआ है. डी क्या है? एक हमारा कैरेक्टर है. जावा के अंदर कैरेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे लिखते हैं? सी, कैरेक्टर्स सिंगल वैल्यू होते हैं, और ये आपकी सिंगल वैल्यू हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे जाते हैं. तो आपने यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको प्रोवाइड कर दिया हुआ है. सो यू हैव रिटन स्मॉल सी इज इक्वल टू डी. क्लियर और नॉट? सो आपका कंस्ट्रक्टर भी आपने प्रिपेयर कर लिया हुआ है. ओके सर. अच्छा, एक बार बताइए मैंने आप सभी लोगों को मेमोरी यूटिलाइजेशन से रिलेटेड लाइक हम लोगों ने सीखा हुआ था कि इंटीजर ये आपका प्री डिफाइंड मेमोरी होता है, ठीक है. ये आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है. सो अगर आपका ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है तो ये कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी कंटेन करता है? सर 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी को कंटेन करता है, राइट. देन सिमिलरली अगर हम कैरेक्टर की हम लोग बात करते हैं, सो कैरेक्टर में हम लोग क्या बात करते हैं? सी 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो है हमारा, उसको हम लोग कंटेन करते हैं. 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी को कंटेन करता है, राइट. 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी को हम लोग कंटेन करते हैं. देन जो हमारा फ्लोट है, फ्लोट कितनी मेमोरी को कंटेन करता है? तो पता चला फ्लोट जो है वो भी 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी को कंटेन करता है. राइट. नाउ अच्छा, यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि सर अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है. तो आप लोगों ने ऑलरेडी ऊपर एक सिंटैक्स डिस्कस किया हुआ है. तो अगर मैं उसी पर्टिकुलर सिंटैक्स की अगर बात करूं, ठीक है, तो मैंने सपोज़ किसी दूसरी क्लास में जाकर मैंने एक क्लास बनाया होगा, कोई मेन क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है. उस मेन क्लास के अंदर मैंने अपना सिंटैक्स को प्रोवाइड किया. मैंने क्या लिखा? कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू न्यू ए कंस्ट्रक्टर. मैंने ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है. अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है. आपने अगर ये लाइन लिखी हुई है, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर देयर हु यूज्ड टू नो कि अच्छा ऑब्जेक्ट बनाना है किसी क्लास का. हाँ, हमें पता है, सिंटैक्स पता है. तो उन्होंने ये पर्टिकुलर लाइन लिखी और जैसे ही आपने ये लाइन लिखी तो बोले क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बन गया, है ना.
ऐसा ऐसा सभी लोग बोलते हैं, ऐसा ऐसा मैक्सिमम लोग बोलते हैं। बट इसका जो इंटरनल लाइक वर्किंग सिस्टम है कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ऑब्जेक्ट बनाता तो है पर कैसे ऑब्जेक्ट बनाता है, कंप्लीट इंटरनल बेसिस पर एक डेमोन्स्ट्रेशन है। सर एवरीवन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा इन अ डिटेल्ड मैनर, ठीक है। तभी तो आप लोग बाकी अपने जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो उनसे आप सब अलग हो पाएंगे। क्लियर? तो वो क्या चीज़ है, कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी आप जैसे ही ये आपकी ऊपर मेंशन लाइन है, ये जो लाइन आप लोगों ने ऊपर मेंशन कर रखी है, सो दैट इज़ व्हेन JVM stands for Java Virtual Machine, right? When JVM encounters the above instruction, JVM will create object. JVM will create object for class A, by performing the following actions. ठीक है, बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्शंस। सर कौन कौन से एक्शंस लेता है JVM? ठीक है, क्योंकि क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो जैसे ही आपने ये वाली लाइन लिखी हुई है तो कौन कौन से एक्शंस लेगा। सी नंबर वन व्हाट इज दैट? सर क्रिएटिंग द फर्स्ट एक्शन, दैट इज व्हाट, creating memory for the ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आपका बनाया जा रहा है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए एक मेमोरी को क्रिएट करना। ठीक है। देन नेक्स्ट, generating identities for those particular objects. Clear? Then third point, providing the initial values. See, अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये आपके जो भी तीन एक्शंस हैं, ये तीन एक्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एज वेल। सी द नंबर वन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट क्रिएटिंग मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अ बिट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सर मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं? सो फर्स्ट थिंग provided right now. Let's see, sir. Creating memory for the object. देखिए, see when सर क्या मतलब है इसका? ठीक है, ज़रा देखिए तो। when JVM encounter न्यू कीवर्ड। देखिए, आप सभी लोगों ने प्रोवाइड किया होता है कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू न्यू। ये न्यू क्या होता है आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, दैट न्यू क्या है। तो कुछ लोग बोलते हैं न्यू इज़ अ कीवर्ड, और कुछ लोग बोलते हैं न्यू जो है आपका वो एक स्पेशल ऑपरेटर है जो कि क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। So this new keyword, so JVM will load the respective class bytecode to the memory and identifies
memory size, identifies the memory size on the basis of instance variables data types. Okay, you might have seen कि आप लोगों ने अभी जो ऊपर हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम में किस तरीके से वो प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा था, आपने लिखा हुआ था दैट कैपिटल ए के अंदर आपने प्रोवाइड किया हुआ था इंट आई इज इक्वल टू 10, देन कैर सी इज इक्वल टू नथिंग, कैर सी एंड देन फ्लोट एफ। और हमने ये भी पता है कि ये जितने भी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ये सारे के सारे डेटा टाइप्स कुछ ना कुछ मेमोरी को कंटेन करते हैं। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपके जितने भी एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी मेमोरी को कंटेन कर रहे हैं सर? यू कैन सी 4 + 2, सो यानी कि 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी को कंटेन करता है। और जो आपका बाइट कोड है वो पर्टिकुलर बाइट कोड कहाँ से आ रहा है? देखिए, आपको बता दूँ, आपके जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो सारे के सारे रन टाइम पर बनते हैं। और ऑब्जेक्ट किसके बनते हैं? किसी एक पर्टिकुलर क्लास के बनते हैं। आपके ऑब्जेक्ट अगर किसी एक पर्टिकुलर क्लास के बनते हैं, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास का अगर ऑब्जेक्ट हम लोग अगर बनाते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों ने उस पर्टिकुलर क्लासेस को, उस पर्टिकुलर फाइल्स को कंपाइल किया होता है। जब आपने उसको कंपाइल किया होता है तो आपकी कौन सी फाइल जनरेट होती है? डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। और जो आपकी डॉट क्लास फाइल होती है वो बेसिकली क्या कंटेन करती हैं सर? बाइट कोड को कंटेन करती हैं। सी दीज लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि आगे चलकर भी अभी बहुत से ऐसे टॉपिक आएंगे जहाँ पर मैं यही सेम चीज़ रिपीट करूँगा, वहाँ पर भी कि ऑब्जेक्ट कब बनता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दैट ऑब्जेक्ट कब बनता है, ठीक है? तो आप लोगों को सर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी, सो इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, ठीक है। नाउ सो जैसे ही हमारा डेटा टाइप्स के बारे में हमको पता चलता है कि ठीक है भाई, आपके कुछ पर्टिकुलर डेटा टाइप्स हैं, उनके बेसिस पर हमें चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक, नाउ आफ्टर दिस वन सी द नेक्स्ट थिंग, after identifying object memory size, JVM will submit a request to heap manager। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, हीप मैनेजर। और ये हीप मैनेजर जानते हैं किसका पार्ट होता है? दिस हीप मैनेजर इज यूज्ड टू क्रिएट the memory for the object, right? And where heap manager will create the required block of memory for JVM requirement, ओके। सो देखिए,
अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना है तो वो ऑब्जेक्ट कितनी, इन शॉर्ट अगर आपको कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना है तो वो ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी कंटेन करेगा, पता चला 10 बाइट्स मेमोरी कंटेन करेगा। सो वो 10 बाइट्स का जो स्पेस क्रिएट होगा वो स्पेस क्रिएट करके ऑब्जेक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हीप मैनेजर की होती है। एंड पता है ये हीप मैनेजर अवेलेबल कहाँ पर होता है, ये जो आपका हीप मैनेजर होता है ये किसी एक पर्टिकुलर हीप मेमोरी के अंदर अवेलेबल होता है। आई होप आप सभी लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा या डा सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा। सो विद इन लाइक डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, सो विद इन दैट सेक्शन विद इन लाइक आप लोगों को बताया गया होगा कि आपका हीप मेमोरी क्या होता है, हीप मेमोरी के अंदर कैसे वैल्यूज़ वर्क करती हैं, हीप मेमोरी क्यों आपका अच्छा है या बुरा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी। यस सर, हैव यू स्टडीड और नॉट? यस प्लीज़ रेस्पॉन्ड। हाँ जी, नहीं पढ़ा हुआ है, ओके। सो क्या ये लाइक किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ है सर? आप लोगों का डेटा स्ट्रक्चर या इसमें हीप मेमोरी के बारे में नहीं बताया गया है? यस, ओके। महिमा इज सिंग यस, ओके। हाँ जी, ठीक है। सो दैट माइट बी, अभी आप लोग कुछ लोग लाइक अभी नहीं पढ़े हुए हैं, सो आई होप नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये सभी को पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो अभी नहीं पढ़ा हुआ है, सो इन फ्यूचर आप पढ़ लेंगे इसको, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी आप लोगों से थोड़े बहुत डिटेल आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो ट्राई टू फोकस इट नाउ। सी दिस इज़ व्हाट आर फर्स्ट पॉइंट का सर कंक्लूजन। हाँ जी, ओके। सो फर्स्ट लाइक आपका जो पॉइंट है, फर्स्ट एक्शन जो परफॉर्म किया गया है हीप मेमोरी के अंदर, सो उसका जो मेन पॉइंट है कि क्या वर्क करता है, तो हमको सिंपल सा पता है कि देखिए ऑब्जेक्ट जो आपके स्टोर होते हैं वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मेमोरी कंटेन करते हैं। उन मेमोरी को, उस मेमोरी के लिए जो साइज़ है वो मैनेज कौन करता है, आपका हीप मैनेजर करता है, और ऑब्जेक्ट बना देता है वहाँ पर जहाँ लाइक हीप मेमोरी के अंदर। क्लियर? नाउ सेकंड जो आपका पॉइंट है वो हम लोग सर डिस्कस करते हैं। ट्राई टू फोकस। सी सर, व्हाट इज़ आवर सेकंड पॉइंट? जनरेटिंग आइडेंटिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरेटिंग आइडेंटिटीज़। सर इसका क्या मतलब हुआ? आइडेंटिटीज़ किस तरीके से जनरेट करता है, किस तरीके से आइडेंटिटीज़ को जनरेट करता है? सी सो देखिए तो ज़रा, ठीक है। हाँ जी, तो जनरेटिंग आइडेंटिटीज़ ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ओके। सी हम जब बात करते हैं कि आइडेंटिटीज़ को जनरेट करने का मतलब क्या है, देखिए हीप मेमोरी जो होता है ना, हीप मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होता है ढेर सारे वेरिएबल्स को, ढेर सारे एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल होती हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर आपके स्टोर होती हैं। तो अल्टीमेटली एक हीप मेमोरी के अंदर आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो क्या हीप मेमोरी के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है? हाँ जी, क्या आपका किसी भी एक पर्टिकुलर हीप मेमोरी के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है? क्या आप लोगों के कॉलेज के अंदर क्लासरूम में सिर्फ एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ होता है? क्या एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ होता है? नहीं, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर, और ये आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सभी के लिए आपकी क्लास में रोल नंबर जनरेट किए जाते हैं कि नहीं किए जाते? आपकी क्लास के अंदर रोल नंबर जनरेट किए जाते हैं कि नहीं किए जाते? राइट? वैसे ही जैसे आपकी क्लास के अंदर ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल कंटेन सम रोल नंबर, सिमिलरली विद इन दिस पर्टिकुलर हीप मेमोरी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, जितनी भी क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, हर पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए
एक डिफरेंट टाइप का आपका यूनिक आइडेंटिटी जनरेट किया जाता है, ताकि कल की डेट में उन ऑब्जेक्ट को मैनेज करना आसान हो जाए। क्लियर और नॉट? इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक आप लोगों के बैग के अंदर सपोज लाइक मल्टीपल नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर अवेलेबल, एंड उन सारे रजिस्टर्स पे सब एक ही कलर के हैं। आप लोग कभी कभी नेम स्लिप नहीं लगाते हैं, बचपन में आप लोग नेम स्लिप लगाते थे अपने रजिस्टर्स के ऊपर, और उस पर आप लोग क्या लिखते थे कि दिस सब्जेक्ट लाइक दिस रजिस्टर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये हिंदी का रजिस्टर है, ये इंग्लिश का रजिस्टर है, ये मैथ्स का रजिस्टर है। आप लोग नोटबुक बनाते थे कि नहीं इस तरीके से? आप उसको एक यूनिक आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करते थे, राइट और नॉट? नेम स्लिप लगाकर उसका नेम वगैरह प्रोवाइड करके, ताकि कल की डेट में आप उसे मैनेज कर सकें। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम सेट ऑफ टास्क आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. Try to understand. See, after see after creating the memory for object, after creating the memory for object, heap manager will assign an unique identity in the form of a random integer value called as hash code, yeah, called as hash code. Okay, so see, this is the important question. आपसे पूछा जाता है कि आपका हैश कोड क्या होता है, क्लियर? सो लेट्स सी हैश कोड आपका क्या होता है। नाउ देखिए, आफ्टर गेटिंग हैश कोड वैल्यू, heap manager, आई विल डिस्कस इट, ये हैश कोड कैसा दिखता है, ठीक है? और इवन हम लोग अपने प्रोग्राम में आज ही जनरेट करके भी देखेंगे कि हैश कोड को कैसे जनरेट किया जाता है, ठीक है? सो आफ्टर गेटिंग द हैश कोड वैल्यू, heap manager will send that hash code data or value that hash code value okay, hash code value will send that hash code value to JVM, clear? Where JVM will convert that hash code value to its hexadecimal value, which is called as yes, ये जो आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, इसको हम लोग किस नेम से जानते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस वैल्यू, ओके, रेफरेंस वैल्यू। नाउ
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस वैल्यू बोलते हैं। और ये जो हमारा था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वॉज हैश कोड, राइट। ओके, आफ्टर दिस वन नाउ सी द मोमेंट हमको जैसे ही हमको ये रेफरेंस वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। नाउ तो हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर गेटिंग the reference, after getting the reference value, JVM will assign that reference. I'm providing in a short form, reference value to a variable, and what is that variable called as yes. So this particular variable will be treated like a reference variable. So see, ये कुछ पॉइंट हैं, देखिए ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपको एटलीस्ट इनके बारे में पता होना चाहिए कि आपका रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, आपका रेफरेंस वैल्यू क्या होता है, आपका हैश कोड क्या होता है। सो एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। सो नाउ लेट्स सी our third point, what was that? Third point was providing initial values. सर इसका क्या मतलब है, लेट्स सी, ठीक। now ये after this one, our third value is, that is what, see, providing the initial values. Now within this section, so after generating identities, JVM will bind all the instance variables in the generated object, that is JVM will allocate memory for the instance variables, yes, instance variables in object and क्लियर। सी इसमें क्या होगा, बेसिकली आप लोगों ने जब बात किया कि आपके प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने कुछ वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हुए थे, लाइक आपने लिखा हुआ था इंट आई, फ्लोट एफ, कैर सी, ठीक है। तो इन सभी में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ अवेलेबल थी, जबकि आपने कैर और फ्लोट के केस में आपकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो क्या थी, वो आपकी कुछ भी आपने प्रोवाइड नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो जरा समझिए, एंड JVM will provide initial values to the instance variables. सर इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होता है, किसी भी क्लास के अंदर जो आपने नॉर्मल वेरिएबल्स प्रोवाइड कर रखे थे ना, इंट आई, कैर सी, फ्लोट एफ, ये सारे के सारे आपके क्लास लेवल वेरिएबल्स जो हैं ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो, मेक श्योर याद रखिएगा, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल किसे कहते हैं, तो मैंने जो ऊपर अभी प्रोग्राम बनाया था उसमें जो मैंने वेरिएबल्स लिए हुए थे वो तीनों ही वेरिएबल्स आपके किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, ओके। नाउ so we like values to the instance variables in the object by searching for the
by searching for the initializations in constructor and class level variables declarations. Okay, now within this one अगर हम बात करते हैं कि what if like any variable, any particular variable is not initialized at constructor and at class level declaration, then JVM will assign the default values on the basis of data type. Okay, so from this thing, see till now whatever the discussion we have done, ठीक है, एक्चुअली आपने जो वो एक पर्टिकुलर लाइन लिखी थी ना कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपने लिखा हुआ था कि दैट क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू एंड देन आपने उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को आपने प्रोवाइड कर दिया था, राइट. सो ये आपका कुछ पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा था. ना अभी देखिए ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, ज़रा इनका एक हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि वाकई में चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबडी सर, सी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग नाउ. Please guys don't take it like a theory session, right? This is a bit of important points which we have discussed. By today only we are going to discuss this thing, then after that जो भी मैंने अभी तक बातचीत किया हुआ है वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोग्राम के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है. तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए एंड ये आपका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप विद इन एन इंटरव्यू आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो. क्लियर. सी हम अगर बात करते हैं कि आप लोगों ने एक स्टेटमेंट एक प्रोवाइड कर रखा था एंड व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट, दैट द स्टेटमेंट इज सिंटैक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट. सपोज जो आपने भी ऊपर प्रोग्राम लिया था, ठीक है, अभी हम लोग देख कर आए थे, सो वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट किसका बनाना था, क्लास ए का बनाना था. सो वी आर राइटिंग हियर दैट कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू न्यू ए कंस्ट्रक्टर. यही तो आप लोगों ने लिखा हुआ था, ठीक है. सो अगर ये चीज़ अगर लिखी हुई है तो यहाँ से क्या होगा, आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. तो जैसे ही आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए सर. सी देर इज़ वन JVM is available, right? There is one JVM is available. See that JVM is like this one. Okay, so ये JVM जैसे ही एक न्यू कीवर्ड को रेफ़र करता है, क्लियर. दिस JVM जो है आपका, ये इसने जैसे ही एक न्यू कीवर्ड को रेफ़र किया, राइट. सो न्यू कीवर्ड को देखते ही इसको क्या हुआ सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना था तो ऑब्जेक्ट हमेशा रन टाइम पर बनता है, and who is responsible for that, JVM is responsible for that. तो जैसे ही JVM आपके पूरे प्रोग्राम को पढ़ता चला आ रहा है, लाइक क्लास ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ओके, देन कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू न्यू. जैसे ही JVM किसी भी न्यू कीवर्ड को एनकाउंटर करता है
तो न्यू कीवर्ड को एनकाउंटर करते ही वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट ट्रांसमिट करता है। और वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट वो किसको ट्रांसमिट करता है, हाँ, वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट किसको ट्रांसमिट होती है, वो रिक्वेस्ट आपके एक हीप मेमोरी के पास ट्रांसफ़र होती है। सो ये देखिए यहाँ पर एक हीप मेमोरी अवेलेबल है। क्यों हीप मेमोरी अवेलेबल है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप लोग बनाते हैं वो आप लोग कहाँ पर बनाते हैं, हीप मेमोरी के अंदर ही बनाते हैं। और हीप मेमोरी के अंदर अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हीप मेमोरी के अंदर एक आपका मैनेजर अवेलेबल होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हीप मैनेजर बोलते हैं, राइट। हीप मेमोरी के अंदर एक आपका ऑब्जेक्ट लाइक हीप मैनेजर अवेलेबल होता है। सो जैसे ही आप लोगों ने ये न्यू कीवर्ड को बोला था कि भाई न्यू कीवर्ड को इसने देखा, सो न्यू कीवर्ड को देखते ही तुरंत जो भी आपका रिक्वेस्ट था, जो भी आपका रिक्वेस्ट था वो किसके पास में रीडायरेक्ट होता है, हीप मेमोरी के अंदर जो आपका हीप मैनेजर अवेलेबल होता है, ठीक है, जो आपका हीप मैनेजर अवेलेबल होता है वहाँ पर ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका JVM है, JVM ने जैसे ही न्यू कीवर्ड को लाइक एक्सेस किया, सो न्यू कीवर्ड मिलते ही तुरंत क्या होगा, जो भी आपका फ्लो ऑफ डायरेक्शन था वो चेंज हो गया और वो किसके पास में पहुंच गया हुआ है, हाँ, वो किसके पास में पहुंच गया। सो यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, रिक्वेस्ट फॉर विच वन सर, द रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी, राइट, रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी। सो रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी, ओके, ठीक है, हमने यहाँ से रिक्वेस्ट को ट्रांसमिट कर दिया। ये रिक्वेस्ट किसके पास पहुँची, हीप मैनेजर के पास में पहुँची, राइट सर। अभी क्या काम करेगा, अच्छा ये बताइए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस क्लास ए। आपके क्लास ए के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्री डिफाइंड आपके वेरिएबल्स थे, वो प्री डिफाइंड वेरिएबल्स कौन कौन से थे, हाँ जी, देखिए आपने एक प्रोग्राम को अभी जस्ट आपने लिखा हुआ था, दैट दिस वन। सो क्लास ए, ये था क्लास ए के अंदर आपने लिखा हुआ था इंट आई कैर सी फ्लोट एफ। तो ये आपके प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं। ये सारे के सारे जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, इनको कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमने चारों लिख लिया। सो 4+4+2, सो 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट हुई। तो यहाँ से क्या होगा, तुरंत आपका एक एक्नॉलेजमेंट है, वो पहुंचता है किसके पास में, JVM के पास में, कि हाँ ठीक है, हमको 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। तो अभी हीप मैनेजर क्या करता है, हीप मैनेजर इस हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक स्पेस प्रोवाइड कर देता है कि यस आपको 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम उतनी मेमोरी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड नाउ वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये बताइए ऑब्जेक्ट क्या कंटेन करता है। बिगिनिंग में हम लोगों ने समझा हुआ था क्लास ए के मेंबर्स को और एलिमेंट्स को कंटेन करता है। सो ये बताइए क्लास ए के अंदर पहला जो आपका वेरिएबल था वो किस टाइप का था, पहला वेरिएबल आपका किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था। दूसरा वेरिएबल आपका कैरेक्टर टाइप का था और एक आपका फ्लोट टाइप का अवेलेबल था। सो इन सभी के लिए राइट नाउ इस ऑब्जेक्ट के अंदर ठीक है कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल है सर, आई अवेलेबल है। ये इंटरनल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो आई की जो वैल्यू थी वो कितनी प्रोवाइड कर रखी थी सर, वो वैल्यू आपने प्रोवाइड कर रखी थी 10। सो दैट विल बी स्टोर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी फ्लोट वैल्यू की एफ़ की, ठीक है, सो एफ़ की वैल्यू आपने तो कोई भी प्रोवाइड नहीं की हुई थी, आपने तो सिर्फ लिखा हुआ था फ्लोट एफ़, ठीक है। सो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो इनिशियल वैल्यू होती है दैट इज़ व्हाट 0.0 एफ़। फ्लोट की वैल्यूज़ को हम लोग एफ़ डिनोट करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट जो है आपका वो है कैरेक्टर। और अगर हम कैरेक्टर के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो कैरेक्टर में जो भी वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, हाँ जी। सो अभी अगर मैं आपसे बोलूँ कैरेक्टर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी अवेलेबल है, तो सर कैरेक्टर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी अवेलेबल है, आपने बोला वहाँ पर सर हम लोगों ने डी लिखा हुआ था, याद आया, डी हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है।
सो यहाँ पर इस समय प्रेजेंट में सी की वैल्यू कितनी होगी, डी। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यस सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अच्छा ये बताइए, किसी भी लाइक क्लास का या ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अगर हम बोलते हैं व्हाट इज़ क्लास, तो क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये बताइए, हीप मैनेजर ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, तो क्या यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं सर, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड लाइक दिस, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, इस तरीके से ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे गए हैं। अगर ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं तो इनका आइडेंटिटी कैसे जनरेट होता है, सो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, कौन रोल प्ले करता है, हीप मैनेजर विल प्ले द रोल। सो दैट इज़ व्हाट, सपोज इस ऑब्जेक्ट का एक कोई भी यूनिक आइडेंटिटी आपका जनरेट हुआ, दैट इज़ व्हाट 1 2 3 4 5 या एनी अदर कॉम्बिनेशन 1 2 3 1 2 3 2 1, सपोज इस तरीके से आपका एक यूनिक आइडेंटिटी जनरेट हुआ। दिस यूनिक आइडेंटिटी जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, राइट, ये यूनिक आइडेंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये यूनिक आइडेंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस यूनिक आइडेंटिटी इज़ बीइंग नोन एज योर हैश कोड। क्लियर, हैश कोड यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट विल कंटेन सम हैश कोड। ओके, सो सी दिस यूनिक आइडेंटिटी, this unique identity of object is known as, yes sir, क्या बोलते हैं हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं हैश कोड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हैश कोड बोलते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और ये हैश कोड कौन प्रोवाइड करता है, हाँ, provided by heap manager, ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, heap manager। ओके, ठीक है, वेरी गुड। वंस आपका जब भी ये हैश कोड आपका जनरेट हो जाता है, ये हैश कोड हमेशा कोई ना कोई इंटीजर के फॉर्म में ही अवेलेबल होगा, ऐसी वैल्यूज़ के फॉर्म में होगा, यानी कंप्लीट वैल्यूज़ के फॉर्म में अवेलेबल होगा। now this hash code will be converted, into some value, what is that value, suppose abc, clear, like I would say, like capital A at the rate abc 1 2 समथिंग। सो ये आपको जो वैल्यू आपको जो नज़र आ रही है, ये जो वैल्यू आपको जो भी नज़र आ रही है, ये वैल्यू किस टाइप की है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वैल्यू। क्लियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस वैल्यू। और ये जो आपकी रेफरेंस वैल्यू होती है ना, ये रेफरेंस वैल्यू किस फॉर्म में होती है, रेफरेंस वैल्यू अवेलेबल इन हेक्साडेसिमल फॉर्म, ठीक है। और ये जो भी आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म कहाँ से जनरेट होकर आ रहा है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 1 2 3 2 1, ये मैंने कोई भी डमी नंबर लिया हुआ है, तो जो भी आपका हैश कोड होता है, उस हैश कोड आपका डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और यही डेसिमल नंबर सिस्टम आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। ये इंटरनली होता है, हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है, ठीक है। हम लोग जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर चेक करके देखेंगे हैश कोड कैसे निकालते हैं, रेफरेंस वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रोग्राम बनाकर समझेंगे, ऑब्जेक्ट बनाकर देखेंगे भी, ठीक है। यही सारा प्रोसेस प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। बट नाउ जैसे आपने देखा कि सो दिस इज़ व्हाट योर लाइक रेफरेंस वैल्यू है, और ये रेफरेंस वैल्यू आपका जाकर, ठीक है, ये रेफरेंस वैल्यू जाकर किस में असाइन हो जाता है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन हो जाता है। और ये जो वेरिएबल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वेरिएबल विल बी नोन एज रेफरेंस वेरिएबल, राइट।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल, या ऐसे लिख सकते हो रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल होने का नेम है। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्मॉल ए को बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं है सर, दिस इज़ अ नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन ये किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कंटेन कर रहा है। दैट इज़ द रीज़न वी आर टॉकिंग इट लाइक वी आर कॉलिंग इट लाइक अ रेफरेंस वेरिएबल। क्लियर? सो आपका रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, दिस वन। ठीक है ना। सो रेफरेंस वेरिएबल हम लोग इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल को। और ये क्या था बिगिनिंग में, दिस वॉज योर JVM, दिस वॉज योर JVM। I hope everybody, all of you are able to understand that what is this all about, sir? Yes, am I clear to everybody? हाँ जी, ठीक है, डिटेल सर समझ में आया। ये कंप्लीट आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कभी भी आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, तो आप इतना डिटेल में आराम से टाइम लेकर बताइए। ठीक है, एटलीस्ट आप 15 से 20 मिनट तो लेंगे ही लेंगे इसको एक्सप्लेन करने में। और यू नो व्हाट, इसका एक अच्छा इम्पैक्ट भी बनता है कि यस, बाकी जो आपके जो भी लोग थे, बाकी जितने भी लोग थे, वो सभी लोग क्या कर रहे थे, वो सभी लोग सर लाइक रटी रटाई चीज़ें, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाना है, बोले हाँ कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू करके हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, ठीक है, आपने क्या किया, आपने कंप्लीट डिटेल में आपने एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड किया हुआ है। सो इससे आपका इम्प्रेशन भी अच्छा बनता है और पता लगता है कि हाँ, इसको एक कंप्लीट डिटेल नॉलेज है। ठीक है, यू नो व्हाट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बोल दो हैश कोड कैसे चेक करते हैं, उन्हें नहीं पता है। मैंने खुद बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है। सो जब बात करते हैं कि हैश कोड क्या होता है, रेफरेंस वैल्यू क्या होता है, तो सर वो कहते हैं सर आई डोंट नो, हमने सुना ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि हैश कोड वगैरह कैसे आप जनरेट करते हैं। सो खैर, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे नाउ। सो दैट वाज आई थिंक, ठीक है। सो जो आपका एक ऑब्जेक्ट बनने का एक कंप्लीट प्रोसेस है, वो आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इससे रिलेटेड सर ये किस तरीके से ये वर्क करता है, वो सारी चीज़ें प्रोग्राम के फॉर्म में वो हम लोग सर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाकर देन हैश कोड निकालेंगे, रेफरेंस वैल्यू निकालेंगे, कितने तरीके से निकालेंगे, ढेर सारे तरीके, लाइक हमारे पास तीन तरीके अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम लोग रेफरेंस वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। सो देन वी विल डू इट, ओके एवरीबडी। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड इन द टुडेज क्लास। वी विल बिगिन इट बाय टुमारो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।